नंबर 8। ओके, ये वाला टॉपिक मैंने कहा था कवर करने के लिए, कर लिया, यूट्यूब से मिल गया था, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी कवर उसमें हो गया था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये भी उस पर कवर हो चुका है वीडियो के अंदर, आई होप आपने कवर कर लिया हो। उसके बाद एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन ये होमवर्क दिया था कि आप खुद से रीड करेंगे, बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का रिलेशनशिप यानी कि मैट्रिक्स, ये मैं करवाती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ओके। अब देखो, आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होता है, पता है ना, डब्ल्यू में डिफरेंस बिटवीन किया होगा, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने उस काम को कम लागत में कम टाइम में कर दिया, यानी कि एफिशिएंट हो आप। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने वही काम किया जो करना चाहिए था। से फॉर एग्जांपल शिवम, पेपर है ऑडिट का, और आपने पढ़ा ऑडिट, ठीक है, और आपने ऑडिट को रिवाइज करना चाहिए था 24 आवर्स लगा के, बट आपने 24 आवर्स की जगह 20 आवर्स में पूरा ऑडिट रिवाइज कर दिया, तो आप क्या हो, एफिशिएंट हो। क्या हो, एफिशिएंट हो। ओके, अब पेपर था ऑडिट का, ये भाई साहब ऑडिट की जगह ईएसएम पढ़ के चलेगा 20 घंटे के अंदर ही, समझ रहे हो। तो ये इंसान एफिशिएंट तो था बट इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज की जरूरत है वही होनी चाहिए। हम डॉक्टर की दवाई लेने जाते हैं, कहते हैं यार दवाई लेके, ये दवाई ना इफेक्टिव सी नहीं लगी, हमारे में ना कुछ हुआ ही नहीं, डॉक्टर की दवाई हमारे को इफेक्टिव नहीं लगी। इफेक्टिव का मतलब होता है सही चीज पर सही जगह लग जाना। क्या इतनी बात समझ आई? नाउ वन थिंग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान से सोचना। मुझे आप बताओ कि एंटिटी के अंदर डेंजरस क्या है, इनएफिशिएंट होना या इनएफेक्टिव होना? अपने पेपर के अकॉर्डिंग बताओ, अगर आप इनएफिशिएंट हो या फिर आप इनइफेक्टिव हो, ज्यादा डेंजरस क्या है? इनइफेक्टिव। इनफेक्टिव। क्यों? तो काम ही बरोबर नहीं करा तो एंटिटी को अफेक्ट ही करेगा, है ना। और मैं कहती हूँ कि मान लो कोई बच्चा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेगा, थोड़ी ज्यादा कॉस्ट लगा लेगा, बट कम से कम करेगा तो थोड़ा बहुत, समथिंग बेटर देन नथिंग, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर कि एक एंटिटी जो है वो इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, या फिर एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं, इनइफेक्टिव है। तो इनमें से कौन सी जो एंटिटी है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होएगी? बात समझ आई? तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। कभी भी वो ये नहीं बोलेंगे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मैट्रिक्स बता दो, ठीक है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इफेक्टिवनेस के ऊपर बात की गई, और यहाँ पे बात की गई एफिशिएंसी को लेके, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन दोनों है, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, तो वो क्या करेगी, सक्सीड करेगी। क्या करेगी? सक्सीड करेगी, आगे बढ़ेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन ना तो इफेक्टिव है ना तो एफिशिएंट है, मरेगी साली, अभी की अभी मरेगी, बंद होगी। क्यों? ना तो इफेक्टिव है ना तो एफिशिएंट है, अभी की अभी मरेगी। अब बात करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, तो क्योंकि वो सिर्फ एफिशिएंट ही तो नहीं है, यानी कि ज्यादा ही तो कॉस्ट लगा रही है, ज्यादा ही तो पैसे लगा पा रही है, ज्यादा टाइम भी तो लगा रही है, बट कम से कम काम तो ठीक ही कर रही है, तो वो क्या करेगी, सरवाइव करेगी फिर भी। और ऑन दी कॉन्ट्ररी ऐसी एंटिटी जो क्या है, जो कि इनइफेक्टिव है, यानी कि सही चीज को कर ही नहीं रही है। अब तुम हम एफिशिएंसी कितनी लगा लो, बट क्योंकि तुम इनइफेक्टिव हो तो तुम मरोगे ही, आज नहीं तो कल मरोगे। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ which cell is dangerous, cell 2 और सेल 3, इन दोनों में से अगर बात करें तो कौन सी चीज गलत है और डेंजरस है? इनफेक्टिव होना गलत है। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये आपका एग्जैक्ट आंसर ये रहा। मैंने आपको पूरे 4 पॉइंट बना के दे रखे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन लाने के लिए, तो आप इसको पढ़ लेंगे। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज यानी कि पुराना गया और नया आया, वो क्या है, चेंज। अब वर्ड क्या लगा दिया, स्ट्रैटेजिक, यानी कि पुरानी स्ट्रैटेजी गई और नई स्ट्रैटेजी आ गई, वो क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक चेंज। एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को हटा दिया और नई स्ट्रैटेजी को
ला दिया। ये क्या होता है? स्ट्रेटेजिक चेंज। क्या इतनी बात समझ आई? अब जो एक क्वेश्चन है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, मई वाले में आ चुका है, तो अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैम जैसे आप बताते हो कि लास्ट टू लास्ट में या फिर लास्ट अटेम्प्ट में, तो मैम ये श्योरिटी होती है, मतलब कितने % तक श्योरिटी है कि नहीं आएगा? 85% तक श्योरिटी है। आज तक तो वैसे जो मैंने कहा है वैसे कभी आया नहीं है। अच्छा, हाँ, कि मैंने बोला कि भैया ये चीजें नहीं आएंगी और वो टपक गई हो, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 4 अटेम्प्ट की अगर मैं कहानी बताऊं तो मैक्सिमम 4 से 8 नंबर होगा मिला के, कि वो ऐसा क्वेश्चन भी से आया होगा जो मैंने मना किया और आ गए। सिर्फ 4 से 8 नंबर, वो भी 4 अटेम्प्ट का मिला के बोल रही हूँ। ओके, मेरे पास में कल एक बच्ची का वो आता है, मैसेज आता है, और सर के नंबर पे मैसेज करा उसने, क्या कि उसने मेरे हैंड में नोट्स लिए होंगे, उसने बोला कि या क्लास लिए, मुझे नहीं पता, उसने बोला कि मैम आपने कहीं जगह तो बहुत एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कहीं जगह 2 लाइनों में खत्म कर रखा है। तो मैंने तो यहाँ से उसने क्वेश्चन क्वेरी रेज करी। क्रैश कोर्स भी शायद उसने लिया होगा कि मैम कोई टॉपिक तो आपने बहुत अच्छे से करा रखा है और कोई टॉपिक आपने 2 मिनट में जल्दी जल्दी कराया और कोई टॉपिक आपने छुड़वा ही दिया। तो मैंने बोला सबसे पहली बात ये क्रैश कोर्स है, दूसरी बात ये रेलेवेंट क्रैश कोर्स है, यानी कि मई 23 के लिए ही है ना। तो हम अगर कोई रेलेवेंट क्रैश कोर्स बनाते हैं तो उसी के लिए बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं करती कि रिकॉर्ड करके रख लिया कोई भी और वो 4 अटेम्प्ट तक चल रहा है, ऐसे मैं नहीं करती। मैं हर अटेम्प्ट का नया फ्रेश बनाती हूँ। थर्डली, अगर मैं किसी चीज को बोल रही हूँ कि ये चीज नहीं आएगी, यानी कि आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप उसको छोड़ दो। अब अगर आप करना चाहते हो तो क्योंकि क्रैश कोर्स है, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, कहीं ना कहीं किताबों से खुद करो। जिस चीज को मैं शॉर्ट ही दे रही हूँ कि आएगी आएगी, उसको आपको लिख के जाना चाहिए, क्लास अपनी प्रैक्टिस करके लेके जानी चाहिए, अपना आंसर घर से लिख के जाओ। हमें बाइफर्केशन डालनी पड़ेगी। हम सारे के सारे टॉपिक को कांस्टेंट नहीं मान सकते। आप पूरा सिलेबस राइट करके नहीं देख सकते। तो कौन से टॉपिक्स को आपको लिख के देखना चाहिए जिन पे मैं शॉर्ट ही बताती हूँ कि ये जो शॉर्ट टॉपिक्स है, मैथ आएगा, एमसीक्यू वाले टॉपिक्स पढ़ के जाओ, एमसीक्यू आएंगे उसके ऊपर बेस्ड। अगर मैंने कहा कि टॉपिक ना आएगा ही नहीं, ये ऐसे आ चुका है या ऐसा है वैसा है, यानी कि चांसेस ये है कि टॉपिक नहीं आएगा। मान लो तुम्हारी किस्मत माड़ी हो गई, चलो कितने का आएगा? 4 से 5 नंबर का आ जाएगा मैक्सिमम। अब उस 4 से 5 नंबर के लिए मैं छुड़वा कितना सारा कंटेंट रही हूँ, तो तुम्हारे को वहां कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल रही है ना। वरना कर लो, अगर 100% सिलेबस करके जा सकते हो तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो बच्चा 100% सिलेबस करना चाहता है तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ मेरा रेगुलर बैच ले और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करे और फिर एग्जाम में लिख के आए। बट मेरे को तो आज तक ऐसा कोई बच्चा ही नहीं मिला जो मेरे सब्जेक्ट को कहे कि मुझे अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना है। वो चाहता है कि मैम इतना पढ़ा दो कि हम पास हो जाए। मुझे कोई एक बच्चा नहीं मिला कि मैम हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ने को रेडी है, हम एक टॉपिक पढ़ने को रेडी है। बच्चा ये कहता है कि मैम इंपॉर्टेंट बता दो, मैम ये बताओ कि ये टॉपिक अगर हम छोड़ दे तो क्या होगा। एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये टॉपिक हो नहीं रहा, छोड़ दे क्या। तो छोड़ने का क्वेश्चन तो सारे आते हैं मेरे पास में। कोई ऐसा बच्चा नहीं आता जो ये कह दे कि मेरे को 100% सिलेबस करना है मैम, हमने तो 100 मार्क्स का टारगेट लगाया है, ऐसा एक बच्चा नहीं आता। और ऊपर से आपके पास चॉइसेस भी तो है ना, आपके क्या पता वो क्वेश्चन ऐसा आए जो आपकी चॉइस में ही आ जाए, तो बल्ले बल्ले है, राइट। तो ये चीज है, इसीलिए तो आप एक एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हो। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप शायद इतना एनालिसिस ना कर पाओ। अगर आप किसी और से पढ़ रहे हो, आपसे ज्यादा अटेम्प्ट तो मेरे पास है ना, क्योंकि मैं तो हर अटेम्प्ट से पढ़ाती आ रही हूँ। तो मैंने ITSM भी पढ़ा है, इससे पहले 2017 में ESSM आया, इससे पहले ITSM आता था, तब से लेके अब तक का एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें समझ में आ गई कि ICAI को क्या चाहिए और कैसे पेपर फॉर्म करता है और कैसे हम इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें को हम छोड़ सकते हैं, है ना, और क्या चीजें हम बना के लिख सकते हैं। तो दैट इज कमिंग ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस। हाँ, इसीलिए बच्चा हमारे से क्लासेस लेता है कि उसको ये एक्सपीरियंस शायद नहीं है, उसको एक या 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस होगा। हमने बहुत सारे अटेम्प्ट देख लिए बच्चों के साथ में। ओके, चलो अब आ जाओ इस टॉपिक मैम हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं आपके स्टूडेंट के? मेरे हाईएस्ट स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स गए 87। अच्छा, ठीक है। और इंडस्ट्री में गए हैं 89। इंडस्ट्री में 89 इज द हाईएस्ट स्कोर। इस बार चेंज कर देंगे मैम। आज तक किसी का भी 90 या 90 से ऊपर नहीं आया है इंडस्ट्री में। इस बार चेंज कर देंगे मैम।
डेफिनेटली शशांक, मेरे को तेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। तूने लास्ट अटेम्प्ट लिखा नहीं, बट डेफिनेटली इस अटेम्प्ट में तो सबसे चाहती हूँ कि सबसे पहले तेरा पोस्टर बनाऊं। और जिस हिसाब से तेरी प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से मुझे लग भी रहा है दैट डेफिनेटली पोस्टर बनने ही का ही बनेगा। शशांक बहुत ही वेल प्लान चल रहा है। क्रैश कोर्स के साथ साथ अपने टेस्ट लिख रहा है, उसके बाद में पढ़ाई कर रहा है, ऑडिट के लिए भी उसने मुझे बोल दिया, तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है मेरे हिसाब से। और जब भी मैं आंसर पूछती हूँ नंदीलेस बता ही देता है। अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो अलग बात है, अदरवाइज सबसे ज्यादा पढ़ के आता है क्लास के अंदर। चलो अब बात करते हैं कर्ट लुईन का चेंज प्रोसेस। ध्यान से मेरी बात सुनना। चेंज प्रोसेस यानी कि चेंज करने का प्रोसेस, ठीक है? ओके, किसने दिया ये प्रोसेस? कर्ट लुईन ने दिया। एक आदमी था, उसका नाम था कर्ट लुईन। क्या नाम था? कर्ट लुईन। चलो शुक्र है, तब से माइकल पोर्टर माइकल पोर्टर माइकल पोर्टर एक नाम सुन सुन के हम पक गए थे ना। अभी नया नाम आया। क्या नाम आया? कर्ट लुईन। क्या नाम आया? कर्ट लुईन। ओके, तो अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आपको वर्ड मिल गया कर्ट लुईन, तभी ये जो है ना आंसर आएगा। तो जब तक आपको वर्ड ना मिले कर्ट लुईन तो आप ये आंसर लिखेंगे नहीं। बात समझ आई? ओके, कर्ट लुईन ने कहा कि अगर आपको किसी भी चेंज को इनिशिएट करना है और वो चेंज कैसा रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपको 3 चीजें करनी है। खेमत, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले पुराने प्रधानमंत्री को कुर्सी से उठाना पड़ेगा, उसके बाद में इलेक्शन करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में नया प्रधानमंत्री लाके सीट पे बैठाना पड़ेगा। यही तो वो कह रहा है अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, यानी कि जो चीजें हो रही थी उसको अनफ्रीज कर दो, यानी कि ऊपर उठा दो, यानी कि करना बंद कर दो। उसके बाद नया कल्चर अटेम्प्ट करो, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चालू करो, और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को रीफ्रीज कर दो कि अब जब तक कोई चीज नई नहीं आ जाती आपको यही करना है। आपके सिलेबस की बात करती हूँ। आपका सिलेबस आया 2017 में, तो पुराना जो सिलेबस था वो क्या हुआ? अनफ्रीज हुआ। फिर नया सिलेबस आया 2017 में और उसको क्या कर दिया? रीफ्रीज कर दिया कि जब तक कि अब कोई दोबारी चीज नहीं आए तब तक आप क्या करते रहोगे? यही करते चलोगे। क्या इतनी बात समझ आई? अभी टॉपिक जो है बेटा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे दे रखा है। देखो, डायग्राम बनाया पहले मैंने, उसके बाद ये भी लिखा कि किसने दिया था, फिर उसके बाद मैंने स्टेप्स लिखे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखा, प्रॉपर लिखा है मैंने ये आंसर। और एक क्वेश्चन अगर आता है तो 4 to 5 मार्क्स का आएगा। इतना क्वांटिटी सफिशिएंट है जितना आपके हैंडमेड नोट्स में गिवन है। यही कंटेंट आप एग्जाम में लिख के आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें अंदर एक क्वेश्चन इंटरनली और पूछा जा सकता है कि चेंज को लाने का, यानी कि नई कोई चीज इंप्लीमेंट करवाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या पैटर्न हो सकता है। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तरीके से हम चेंज को ला सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको निमोनिक दे देती हूँ। निमोनिक की CBI, ठीक है? चलो, तो याद करने का टेंशन तो खत्म हो गया। कंप्लायंस, बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। अब इसको समझ लेते हैं मुद्दे को, और क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये चीज कंप्लाई नहीं करोगे, अगर आप नई चीजों को, नई स्ट्रेटेजी को कंप्लाई नहीं करोगे तो मैं आपकी पिट्टी पिट्टी करूंगी। ये क्या है? पैटर्न है ना, नया चीज अडॉप्ट करवाने का, कंप्लायंस, ठीक है? ओके, सेकंड पैटर्न जो आपके माँ बाप निभाते हैं। शर्मा जी के बेटे को देखा है, कितना संस्कारी है, हाय, जब भी हम कुछ चीज करते हैं हमेशा कर लेता है। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग नया स्ट्रेटजी पर बेस काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके दूसरों के लिए एज इन सैंपल प्रेजेंट करना कि देखो ये ऐसे कर रहा है, तो देखो इसके साथ ये हुआ, तो आप भी नई वाली स्ट्रेटजी लगाओ, आपको भी अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम हम के अकॉर्डिंग हम रिवॉर्ड्स देंगे। इतनी बात समझ आई? ओके, थर्ड इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनल यानी कि अंदरूनी। ये भी जो तरीका है आपके माँ बाप जो है बहुत ज्यादा अपनाते हैं, और इवन ICI भी अपनाता है। जब ICI नए सिलेबस लॉन्च करता है ना,
तो बच्चे के मन में खुद से बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मैम क्या ही करेंगे ESSM पढ़ के, नए सिलेबस में ही एनरोल कर लेते हैं, अंदर खाते ही वो सोच रहा है कि ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, है ना। उसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन, यानी कि अंदर खाते ही सोचवाना, अंदर खाते ही सोचने पर प्रेरित करना, उसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। और बच्चा कहता है मैम हमने सुना है कि जब भी ICSE नया सिलेबस लाता है ना तो नए सिलेबस की पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने एक अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, नया वाला सिलेबस करूंगा। ये क्या है? इंटरनलाइजेशन। किसी ने से सिखाया नहीं, किसी ने कोई पेनाल्टी नहीं लगाई, कोई रिवॉर्ड नहीं लगाया, बट अंदर खाते क्या कर रहा है, नए को ऑप्ट करना चाहता है, इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? इसका इन डेप्थ क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसीलिए सिलेबस इस वाले कंटेंट में नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और बहुत है। पहले जब ये अमेंडमेंट के दौरान ऐड हुआ था 2019 के टाइम पर, और 2019 में जब ये अमेंडमेंट में ऐड हुआ तो पेपर में आ भी गया, इन तीनों टॉपिक के बारे में 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया था। अब 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको 2 चीजों के लिए रिक्वायरमेंट है। एक तो अगर पूरा क्वेश्चन आ गया कर्ट लुवेन का तो वहां पे जरूरत पड़ेगी लिखने की, और दूसरा MCQ में आ सकता है कि बताओ कर्ट लुवेन ने चेंज करने के लिए 3 कौन से पैटर्न बताए। कर्ट लुवेन ने चेंज करने के 3 कौन से पैटर्न बताए। पहला पैटर्न कौन सा बताया? कंप्लायंस, यानी कि ये करो वरना पेनल्टी। सेकंड, बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो कर रहा है उसको सैंपल बना बना के सबके सामने प्रेजेंट करते रहो, बाकी लोगों को जलन होती रहेगी और फिर वो उसको करते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी क्या किया था, मैंने अभी शशांक की क्या करी थी, बढ़ाई करी थी, दैट वाज ए बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन। ओके, और उससे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको अब 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, नहीं तो चेंज हो जाओ। ये क्या था? कंप्लायंस। और थर्ड क्या है? इंटरनलाइजेशन, यानी कि मुझे सब कुछ नहीं करना पड़ रहा, आप खुद से क्या कर रहे हो, अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हो कि हमें नए की तरफ जाना है। बात समझ आ गई? यस और नो? ओके, तो एग्जाम के लिए MCQ में इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन के लिए के हिसाब से इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ओके, कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आपने मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है, बताओ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? What do you mean by controlling? आपने तो पढ़ रखा है ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बताओ कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? मैम इवेल्युएटिंग एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। वेरी गुड। हम इवैल्यूएशन किस बात का करते हैं? जो सोचा वही हुआ या नहीं हुआ, जो सोचा वही हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई डेविएशंस हैं तो उसके ऊपर हम फिर फॉर्म्स बनाते हैं, यही होता है कंट्रोलिंग। ओके, अब कंट्रोलिंग क्या होता है ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। एग्जाम में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन दिस टाइम, टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। 4 तरीके की कंट्रोल है: प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा समझेंगे और इजी तरीके से कर लेंगे। ओके, प्रीमाइस यानी कि बिल्डिंग, है ना, प्रीमाइसेस यानी कि बिल्डिंग, बट यहाँ पे प्रीमाइस का मतलब है अजम्पशन। क्या मतलब है? अजम्पशन। तो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर प्रीमाइस का मतलब बिल्डिंग नहीं है, प्रीमाइस का मतलब क्या है? अजम्पशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपको नहीं लगता जो मैंने ये कहा कि मैं जो हूँ EIS खत्म होने के बाद में लॉ पढ़ाना चालू करूंगी, क्योंकि मेरा अजम्पशन ये है कि फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज जो होगी वो लो हो जाएगी, जिससे बच्चा इंटर में कम आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ ग्रुप 2 में बच्चा बहुत ही छन के आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे सब्जेक्ट पकड़ूं जो फाउंडेशन में भी हो और इंटर के ग्रुप 1 में भी हो। तो वो सब्जेक्ट क्या है? लॉ। और परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट थ्योरी का हो। तो मैंने क्या लगाया? अजम्पशन लगाया। मैंने क्या लगाया? अजम्पशन लगाया, राइट। तो अगर आपने कोई भी अजम्पशन लगाया होता है तो आपको क्या लगता है? सारी चीजें आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही होंगी, जैसा आपने अज्यूम किया वैसे ही होगा? नहीं, मैंने भी एक अजम्पशन लगाया था 2022 से मेरी शादी हो जाएगी, तो क्या अजम्पशन पूरी हो गई? नहीं हुई ना। ओके, तो अगर आपकी अजम्पशन पूरी नहीं होती तो क्या आता है? डेविएशन आता है, तो उसको बोलते हैं, उस डेविएशन पे काम करने को बोलते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। तो हम क्या कहते हैं? समय के साथ साथ ना अपनी अजम्पशन को क्या करते रहो? रिवाइज करते रहो।
मैंने भी यही किया। जब 2022 की बात है, मैंने कहा था मई के महीने में शादी हो जाएगी, अप्रैल में रोका हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर मैंने रिवाइज करके नवंबर कर दिया। उसके बाद तब नहीं हुआ, अब मैंने रिवाइज करके फिर मई कर दिया। कहा ना मई तक, कहा कि नहीं करा? उस दिन कहा था ना मई में शादी है। अगर मान लो वो भी नहीं हुआ, फिर मैं अपनी assumption को रिवाइज कर दूंगी, फिर मई नवंबर 23 कर दूंगी। बात समझ आई? आप भी शेयर के एग्जाम्स दे रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैम ना आप इतने अटेम्प्ट क्यों लगा रही है मैम? एग्जाम दे रहा होगा ना, जब बच्चा एग्जाम दे रहा होगा, सबसे बेस्ट टाइम है कि मैं अपना काम कर लूं। मतलब मॉल भी जाने का सबसे बेस्ट टाइम है। चलो ओके, सो दिस इज द प्रीमाइसेस कंट्रोल। आगे मैम आप चलो। इतना अटेम्प्ट क्यों लगा रही हैं? बस कोई बात नहीं, रुकी सुकी है, सबकी किस्मत नान जैसी नहीं होती ना। आ, हमें हमें क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो। अभी ना एक इंटरव्यू आया था शनाज का बीबी वाइंस के साथ में। तो बीबी वाइंस ने बताया कि वो अपनी बंदी के साथ 15 साल से रिलेशनशिप में है। तो शनाज कौर ने यही बोला था कि हमें तो कोई नहीं मिलता ऐसे। 15 साल से। और वो अनडिस्क्लोज्ड है मैम, किसी को बताता नहीं है वो। हाँ। 15 साल से जो है। अब ये जो है जो अलग सर है फिजिक्स वाले हैं, इन्होंने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करी है। इनकी भी गर्लफ्रेंड काफी टाइम से थी। चलो आगे तुम, हम तो सुखे ही हैं। आगे चलो। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? सुना है ये वर्ड सर्विलियंस? बताओ कहाँ सुना है? सिक्योरिटी You are under सर्विलेंस। कैमरे के अंदर। हाँ, यानी कि आप कैमरे की निगरानी में निगरानी है, में। सर्विलियंस। हाँ, वेरी गुड। ओके, अब ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि हम ना क्या करते हैं, हम भी दूसरों के ऊपर निगरानी रखते हैं। हम भी दूसरों के ऊपर निगरानी रखते हैं। कैसे निगरानी रखते हैं? अच्छा, ओके, मेरा एक कॉम्पिटिटर है, ओ इसने ये वाला बैच लॉन्च कर दिया, ओ उसके बारे में बिजनेस मैगजीन में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से हम निगरानी रखते हैं और उसके बाद हम स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। जैसे कि मैंने पीएमपी प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड मैं काफी टाइम से उसको चला रही हूँ, और मेरे ऊपर निगरानी रख रख के किसी को मालूम पड़ गया कि मैम पीएमपी चलाती है, मैम पर्सनल मेंटोरिंग देती है, और मैम के पर्सनल मेंटोरिंग से जो बच्चा क्लास हमारे यहाँ लेता है, बट मैम क्या पर्सनल मेंटोरिंग करता है, अगर बच्चा पास होता है तो बच्चा मैम का हो जाता है। ठीक है, तो उस फैकल्टी ने अपने आप पर पर्सनल मेंटोरिंग चालू कर दी। तो ये कैसे मालूम पड़ा? इंटरनेट के थ्रू मालूम पड़ा उसको, कैजुअल ब्राउजिंग करी उसने, मेरे बारे में मालूम पड़ गया। अब वो अपनी स्ट्रेटजी क्या कर रहा है, उस अकॉर्डिंग बना रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सर्विलियंस कंट्रोल, सर्विलियंस, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस रखना, और अपनी स्ट्रेटजी को उस अकॉर्डिंग क्या कर देना, ढाल लेना, जिस अकॉर्डिंग सामने वाले की स्ट्रेटजी के बारे में आपको पता चल रहा है। बात समझ आए? इसको क्या बोला? स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। यानी कि देखो हर बार कहीं ना कहीं चेंजेस ही हो रहे हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, जैसे कि कोविड आया, कोविड ने क्या कहा, आपने जो सोचा वो नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे कर जाऊंगी, बट वैसा नहीं हुआ। कोई ना कोई नेचुरल क्या आ गया, कोई ना कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि कोई कोविड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। आपको पता होगा कि आई थिंक इन द ईयर 2005 सुनामी आया था। धूम पिक्चर रिलीज हुई थी और सुनामी आया था। ठीक है, और आपको मैं बताती हूँ, जब वो सुनामी आया था गोवा मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे आया था। मैं तभी मुंबई गोवा के उसी बीच पे थी जहाँ सुनामी आया था। ठीक है, एंड आई वाज नॉट कैरिंग अ मोबाइल फोन, आई वाज ऑन अ स्कूल ट्रिप। तो मैं मतलब स्पेशल अलर्ट कंट्रोल जारी हो गए थे वहां पे उस टाइम पे। तो मतलब बहुत मुश्किल थी कि हम लोग कनेक्ट कर पाए अपनी फैमिली से। और मैं आपको बताती हूँ, इवन हमें ये भी खबर नहीं थी कि वहां सुनामी आ चुका है और हम सुनामी के अंदर ही हैं। हम तो बस भागे एक तरीके से, एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप। एंड तभी धूम आया था, तो हम लोग ट्रेन से गए थे। उस टाइम कैसेट्स चलती थी, एक क्या होता था, डब्लू करके वैकॉम, पता नहीं क्या डिवाइस होती थी। उस डिवाइस के अंदर हम कैसेट लगाते थे और गाना सुनते थे। हम धूम के गाने और मर्डर के सॉन्ग सुन के हम गोवा पहुंचे थे। धूम के सॉन्ग्स और मर्डर के सॉन्ग्स। और उसके बाद जब सुनामी आया तो गाना था धूम के अंदर, सुनामी और गाना, और सुनामी आ गई। इतनी रिड मारी हमने इस गाने की, बहुत ज्यादा।
चलो वापस आ जाओ। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, यानी कि कभी कभी स्पेशल अलर्ट्स की वजह से हमें अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ता है, अपने हमें स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना पड़ता है। वो कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, कोई टेररिस्ट का अटैक हो सकता है। हम ये तो नहीं कहेंगे ना कल को कोविड है तो हम तो करेंगे, हम तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, हम तो बच्चों को कोविड कराएंगे, ऐसे नहीं कर सकते हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। सबसे आसान कंट्रोल है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, यानी कि अगर वो स्ट्रेटेजी वैसी नहीं लग रही है, वैसे नहीं लग रही है, वैसे रिजल्ट्स नहीं दे रही है जैसे हमने सोचे थे, तो अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर दो, चेंज कर दो। दिस इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। मैंने हिंदी में देखा भी है। अपनी स्ट्रेटेजी में अगर आपको चेंज करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेटेजी वैसे इंप्लीमेंट नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी, तो क्या कर दो, उसमें चेंज कर दो। ओके, सो अब आपको ये करना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 कौन से कंट्रोल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चारों को वो पूछ सकता है 5 मार्क्स में, ऐसे कि आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल। 5 मार्क्स सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और इवन वो आपसे मान लो कोई 2 पूछ सकता है 4 नंबर के अंदर कि 2 एक्सप्लेन कर दो, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल एक्सप्लेन कर दो मेरे को, 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 3 चीज इंपॉर्टेंट बोली है आपको अभी तक, एक तो कर्ट लुईन वाला, और एक मैंने ये बोला इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, और उसके बाद में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में वो जो मैट्रिक्स है वो। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑडिट। मैंने आपसे कहा था इसको यूट्यूब से देखने के लिए, ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ, यूट्यूब से आप अगर देख चुके हैं वेल एंड गुड, आपने अपने आप को अपडेट कर लिया होगा। बट ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में आ चुका है, नवंबर 22 में क्वेश्चन आ गया था, अच्छा खासा क्वेश्चन था और बच्चे क्रैक नहीं कर पाए थे, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू क्रैक। तो ये क्वेश्चन जो है अब नहीं आएगा, बट ध्यान रखेंगे एक इंसान है रिचर्ड ह्यूमल्ड, ये अगर आएगा तो शायद ये आ जाए, तो उसको हम बी कैटेगरी में डाल सकते हैं। रिचर्ड ह्यूमल्ड क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट, ये वाला क्राइटेरिया। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप मुझे इसका निमोनिक बताएंगे, जिसने वीडियो देखी है निमोनिक बताओ मुझे। CFA। वेरी गुड। सो ये अगर एग्जाम में करना है तो आप ये करके जाइएगा, अगर आएगा तो ये आएगा, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच इट। ओके, चलो नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड बेंचमार्किंग। 2 टॉपिक लेफ्ट है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटा हमारे पास ना 3 टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात। चैप्टर नंबर 8 में 3 टॉपिक है लास्ट के, स्ट्रेटेजिक ऑडिट, बीपीआर और बेंचमार्किंग। ये 3 टॉपिक है, ठीक है। इन तीनों में से हर एक अटेम्प्ट में एक टॉपिक आता ही आता है, और आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इनमें से एक टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे तो वहां पे क्या आया, इसको करो मई, ये नवंबर में नहीं मई में आया था, सॉरी। तो ये आया आपका मई में, ठीक है। उसके बाद नवंबर में आपका आया बेंचमार्किंग, ये आपका आया नवंबर 22 में। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये 3 टॉपिक हैं, स्ट्रेटेजिक ऑडिट, बीपीआर और बेंचमार्किंग, इन तीनों में से एक टॉपिक एग्जाम में आता है, और लास्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजिक ऑडिट आ गया, उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट में बेंचमार्किंग आ गया। तो बताओ अब कौन सा आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी इज बीपीआर। बात समझ आ गई? ये तुम कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो क्वेश्चन पेपर, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर ये वाला प्रिंसिपल मेरा फॉलो ना हो तो चैलेंज करती हूँ, उठा लो कोई भी पेपर, ठीक है। ओके, तो अब आपने एग्जाम में क्या करना है, बीपीआर को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो क्या मैं बेंचमार्किंग और ऑडिट, स्ट्रेटेजिक ऑडिट को यूट्यूब से छोड़ दूं, कर लोगे कवर, ठीक है। और अगर छोड़ना चाहो तो एटलीस्ट रिचर्ड ह्यूमल्ड का क्राइटेरिया कर लेना, आरआर क्राइटेरिया, उसको आरआर क्राइटेरिया भी कहते हैं, आर नहीं है, आर ही है खाली। ओके, चलो तो बीपीआर को करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बीपीआर का यूट्यूब वीडियो भी दिया था, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा है,
इससे मालूम पड़ता है बच्चा कितना होमवर्क करता है। अब बच्चे के 100 रुपए पेनल्टी लगेगी। अगर मैं सारे बच्चों को 100 रुपए पेनल्टी लगा दूं तो एक बच्चे के पैसे तो आज ही रिकवर हो जाएंगे। चलो भैया लगा दो पेनल्टी। ओके, मार्क करो बीपीआर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा अच्छे से क्या करके जाओगे, इम्प्लीमेंटेशन, और बाकी सारे बी कैटेगरी में फॉल करते हैं, सी में फॉल नहीं करते हैं, बी में फॉल करते हैं। ठीक है, कभी छोड़ ही दो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ओके, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ और जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन वो करा रही हूँ। ठीक है, बाकी जो बी कैटेगरी है वो आपको खुद करने हैं। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, लिंक गिवन है ग्रुप के अंदर, नहीं गिवन होगा तो बता देना। ध्यान से मेरी बात सुनना। टॉपिक का नाम क्या है, बीपीआर। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, P stands for process और R stands for re-engineering। बच्चों कहते हैं मैम हमने फर्स्ट हाफ में पढ़ा BPA बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, यहाँ पढ़ रहे हैं BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको ना ये वाला पॉइंट पढ़ाया भी था एक जगह। कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा? चैप्टर 2 में पढ़ा था प्रोसेस मैम। इशू, यस मैम, चैप्टर 2 प्रोसेस रिस्क। बीपीआर प्रोसेस इशू। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो मैंने आपको वहां पे कंसेप्ट समझाया था बीपीआर का, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का। तो हम एक काम करते पहले समझते हैं बिजनेस क्या है। क्यों समझे बिजनेस, हमें तो पता है बिजनेस क्या होता है, छोड़ दो। प्रोसेस भी समझ में आता है क्या होता है। बात करते हैं वर्ड री इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग यानी कि बनाना, इंजीनियरिंग यानी कि बनाना, और री इंजीनियरिंग यानी कि दोबारा बनाना। अब एक बात है, लेट्स सपोज करो कि ये एक प्लॉट है। ठीक है, ये मेरा प्लॉट है, लेट्स सपोज 100 गज का प्लॉट है। ठीक है, मैंने इसमें मकान खड़ा कर रखा है, ये ना मेरा मकान खड़ा कर रखा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे अपने मकान को दोबारा बनाना है तो क्या मुझे इस बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस मैम। ओके, अगर मैं इस बिल्डिंग को गिराती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं एक काम करते हैं, इस बिल्डिंग को चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसका मैंने ढक्कन निकाल दिया और ये बिल्डिंग ऐसे है, बॉटल अभी भी है पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने रूफ चेंज कर दी, मैंने पेंट कर दिया, मैंने चेंज तो किया, कुछ ना कुछ नया तो किया। क्या ये री इंजीनियरिंग माना जाएगा? नहीं। री इंजीनियरिंग का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये चीज टोटली खत्म होनी चाहिए, तभी हम इसके ऊपर दूसरी नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो री इंजीनियरिंग का मतलब होता है ओल्ड पूरा का पूरा खत्म, ओल्ड पूरा का पूरा खत्म। पूरे की इंग्लिश टोटल, खत्म का मतलब, खत्म की इंग्लिश डीकंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट बनाना, डीकंस्ट्रक्ट तोड़ देना, रिकंस्ट्रक्ट दोबारा बना देना। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना? तो जब तक कि टोटल डीकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, टोटल डीकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मेरे साथ बोलो, क्या वर्ड बोला मैंने? टोटल डीकंस्ट्रक्शन, तब तक बीपीआर नहीं लगेगा। यानी कि मैं, मेरे ध्यान सुनना, जिस पैटर्न से मेरा काम चल रहा था, एक प्रोसेस था, उससे मेरा काम चल रहा था, उस प्रोसेस को मैंने टोटली क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एग्जाम्पल देती हूँ आम आदमी की भाषा में। आप लोग कपड़े धुलते हुए देखते ही होंगे, कपड़े धुलने का प्रोसेस आपको पता ही है, राइट? तो पहले जमाने में कपड़े हाथ से धुलते थे, थक आ गई, ठीक है, थक के धुलना चालू हो गए। अब आज के जमाने में क्या है? वॉशिंग मशीन। तो अब पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ ना हाथ से धोने का। अब क्या होता है? मशीन में डालो, स्वल होगा, ट्वेल होगा और आपके कपड़े धुलकर रेडी। क्या हुआ? हाथ से धुलना बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि मशीन आ गई। सिमिलरली अगर आप कोई काम करते हो, बिजनेस प्रोसेस करते हो और आप अपने पुराने तरीके को बिल्कुल खत्म कर देते हो और नए तरीके को ऑप्ट करते हो, उसको क्या कहते हैं? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? आपने पहले जमाने में देखा होगा, जिन लोगों के पास खेत होते थे वो लोग ना खुद से वो जोतते थे, खुद से एक एक करके जोतते थे। अब ट्रैक्टर यूज होता है, एक बार में और सारा का सारा खेत जोत दिया उसने, है ना? और उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाल के उसको रेडी कर दिया जाता है। तो क्या हमने अपने प्रोसेस को चेंज नहीं कर दिया? अब बीज
एक आदमी पहले हाथ डालता था, ये बीज डाला, ये बीज डाला, ये बीज डाला। अब क्या करते हैं, मशीन में बीज का पूरा पैकेट डाल दिया और पूरा पैकेट उस गड्ढे के अंदर खुद से डालती रहती है बीज। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या हुआ, टोटल डिकंस्ट्रक्शन हो गया, पुरानी चीज खत्म हो गई और नई चीज आ गई। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ आ गया? चलो अब इसका एक काम करते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है रीड कराती हूँ। वंश बेटा रीड करेगा? यस मैम। हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये तो लिख के ही आना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलो जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो तो मेजरली इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड कलर में है। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन आए, प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, पढ़ो। Meaning and concept. BPR refers to the analysis and redesign of process both within and between business firms. ओके क्या कहता है ये? कहता है ये एक एनालिसिस है। अच्छा, बिना एनालिसिस करे कोई अब डिजाइन बना दोगे क्या? नहीं, पहले एनालिसिस करोगे, उसके बाद रीडिजाइन ऑफ द प्रोसेस। डिजाइन तो तब हो चुका था जब हमने पहली बार बिल्डिंग बनाई थी, अब तो रीडिजाइन कर रहे हैं बिल्डिंग को, हाँ कि ना? क्या बोला? रीडिजाइन ऑफ द प्रोसेस। आगे बोथ विद इन एंड बिटवीन द बिजनेस फर्म्स। ध्यान से मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात तो बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया, उसके अंदर मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, अपने से पीछे वाले के साथ शेक हैंड करना, अपने से आगे वाले के साथ शेक हैंड करना, अपने कॉम्पिटिटर के साथ शेक हैंड करना, अपने होलसेलर का होलसेलर के साथ शेक हैंड करना। पढ़ाया था? पढ़ाया था? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बाइक की होलसेलर हूँ, अगर मैं बाइक की होलसेलर हूँ, ठीक है, और मैं साइकिल की होलसेलर के साथ शेक हैंड कर रही हूँ, क्या ये हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है? पर क्या ये मेरे पूरे काम करने के पैटर्न को बदल नहीं देगा? बिल्कुल बदल देगा। पूरी एक नई बिल्डिंग बनेगी, हीरो होंडा। बात समझ आई? क्लिक हुआ? तो ये हो सकता है आपका हीरो होंडा। अब इससे भी रीडिजाइन आता है, तो बोथ विद इन द बिजनेस आपको समझ आया, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लिया, खाद का एग्जांपल ले लिया, विद इन द बिजनेस समझ आया, एंड बिटवीन टू फर्म्स भी समझ में आ गया। बिटवीन टू फर्म्स अगर आप करते तब भी नया डिजाइन आ सकता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो ओके, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो आसान पॉइंट है, रीड करो वंश। Ma'am, it is a total deconstruction and rethinking of a business process. टोटल डिकंस्ट्रक्शन वर्ड मिल गया, और रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस को दोबारा से थिंक करके बना रहे हैं। क्या इतनी बात समझ आई? अब वो कह रहा है कि इसको करने के लिए चाहिए क्या क्या होगा, बताओ क्या क्या चाहिए होगा? Operational excellence. क्यों? अगर हम उस काम को करने में सक्षम ही नहीं है, किस काम को करने में सक्षम नहीं है? जो हम नया वाला प्रोसेस लगा रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? नेक्स्ट, Process orientation. प्रोसेस को चेंज करना आना चाहिए। चेंज कैसे करते हैं? जैसे आपको चेंज करने के लिए ओसी की क्लासेस लगाई जाती हैं। नेक्स्ट, No old ideas. क्योंकि ओल्ड को तो हमने टोटली डिस्कंस्ट्रक्ट कर दिया। Dramatic improvement. हाँ, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बिल्डिंग जो है पुरानी पूरी गिर जाएगी और नई बिल्डिंग सामने आएगी। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि लड़की जो होती है शादी से पहले कुछ और शादी के बाद में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, है ना? अदनान ने यस करा है, सब कुछ इसने देखा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, Competitive advantage. ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर चेंज करता है तो वो चाहता है कि वो क्या करे, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले, इसीलिए वो चेंज करता है। ओके, तो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट। लास्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर। हाँ जी अदनान। मैम ये बिटवीन टू फर्म्स बता दीजिए बीपीआर। देखो, अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम्हारी भाषा में तुम्हें रिलेशनशिप की बातें ज्यादा समझ में आती हैं? ठीक है, ए है और बी है, ये ए बॉय है और बी गर्ल है, ठीक है, यानी कि ये एक फर्म है, ये दूसरी फर्म है, ठीक है। अब जब ये घर बनाएंगे तो पुराने घर को टोटली तोड़ेंगे और अपना घर बनाएंगे, लिखेंगे ए एंड बी फैमिली, हाँ कि ना? सिमिलरली दो फर्म्स है, दोनों साथ में आई,
ए फर्म साथ में आई बी फर्म के साथ में, कोई भी मर्जर्स हुआ, कोई भी एक्विजिशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कुछ भी हुआ, दो फर्म साथ में आई, तो क्या दो फर्म के साथ में आने से प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बट तो मैम दो अगर दो फर्म्स के आने से और विद इन द फर्म भी। क्या वंश? मैम अगर दोनों बिजनेस का लाइन मतलब उनका जो भी मेन बिजनेस है वो दोनों सेम ही है, तो री इंजीनियरिंग तो नहीं होगा ना मैम? तब भी हो सकता है री इंजीनियरिंग, बहुत, व्हाई नॉट। मान लो मैं अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती हूँ, ठीक है, वी आर इन द सेम सप्लाई चेन, बट मैं जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो लेट्स सपोज मेरा होलसेलर है, मेरा होलसेलर कह रहा है लेट्स हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द प्रोसेस, अब हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तू, मैं होलसेलर हूँ, तू जो है रिटेलर है, अब हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, अब तो मार्केट हमारी ही है, डेफिनेटली चेंज आता है। हाँ, बट बंदे पर डिपेंड करता है कि चेंज लाना है कि नहीं लाना है। जैसे कि मान लो लड़की शादी करके गई, अब उसी घर में उसको वही कमरे में रहना है या उसको अपना अलग घर बनाना है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी। मैं तो उसी घर में रहने को तैयार हूँ, बस हालात ही कमजोर हैं। ओके, चलो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये क्या खुल गया भैया? इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑफ दी बीपीआर। चलो इजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। क्या कहता है बीपीआर? कहता है कि सबसे पहले देखो कि आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? लेट्स ओके, थक गई स्क्रीन भी। देखो कहती है सबसे पहले देखो आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अचीव करना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और मैं चाहती हूं कि मेरा जो काम करने का ये तरीका है ना, ये सर्वोत्तम हो, इंडस्ट्री में सबसे अच्छा मेरा ही तरीका हो। मैंने कहा अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया। फिर मैंने देखा कि मेरे कस्टमर्स कौन कौन से हैं और उनकी नीड्स क्या है, मैंने वो भी रियलाइज कर ली। उसके बाद देखा कि क्या मेरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस इसकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ये तो फुलफिल कर ही नहीं पा रहा। बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें आपके बारे में पता ही नहीं चल पाता है, आप इतना अच्छा ये सब पढ़ाती हो, हमें तो पता ही नहीं चल पाता है। मेरे एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर मार्केटिंग में इतनी ज्यादा कमी है कि बच्चे जान ही नहीं पाते। मैंने कहा अच्छा, ऑब्जेक्टिव तो है कि दुनिया का बड़ा टीचर बनना है, कस्टमर की नीड्स ही मालूम पड़ गई कि उनको कोई ऐसी थ्योरी क्वीन ही नहीं मिली है, बट मेरे एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है ना उसमें काफी जो है कमियां हैं। तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्रोसेस को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो रीडिजाइन की तरफ चलते हैं, और उसके बाद मैंने नया प्रोसेस लाया और फिर मैंने नए प्रोसेस क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि इम्प्लीमेंट द रीडिजाइनिंग ऑफ द प्रोसेस। So this is the whole implementing of BPR in the organization. आपका होमवर्क है कि स्टडी मैथ से इस टॉपिक को 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर ले। ये आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी और कंटेंट आपको स्टडी मैथ से रेफर करके लिखना है, और अगर आप लिखते हैं आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और मैं आपको चेक करके वापस रिवर्ट कर दूंगी ग्रुप के अंदर। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, बीपीआर का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपसे कहा कि ये समझ लो कि 5 मार्क्स आज आपने इंश्योर कर ही लिए हैं, क्योंकि अगर बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक ऑडिट और बीपीआर में से कोई टॉपिक आता है और 2 टॉपिक आ चुके हैं तो तीसरे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बैठती है। तो आप आज अपने 5 मार्क्स इंश्योर कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ अच्छे से इंश्योर करो। टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, स्टडी में रेफर करेंगे, आंसर को लिखेंगे, फ्रेम करेंगे, ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे। मैं आपकी कॉपीज को चेक करके वही उसी ग्रुप पे रिवर्ट बैक कर दूंगी। ठीक है, अगर आपके आंसर में कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वहीं पर रेक्टिफिकेशन डाल के आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? सो नाउ वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8 ऑल्सो।